हेलो दोस्तों, नमस्कार। भट्ट जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सरप्राइज साथियों, आज आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं? हिंदी लेके आए हैं साथियों। आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं साथियों। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को हिंदी को पढ़ने की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी साथियों। हिंदी को पढ़ने की स्ट्रेटजीज रहेगी साथियों हमारी। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे साथियों। सिलेबस से ना ही तो हम कुछ बाहर से पढ़ेंगे और ना ही सिलेबस से कोई चीज छोड़ेंगे साथियों। आपको मैं दिखा देता हूं साथियों हमारे सिलेबस में क्या क्या है साथियों। देखिए, ये सिलेबस है साथियों हमारा। पूरा प्रिंट आउट निकाला हुआ है मैंने, मेरे पास पूरा प्रिंट आउट पड़ा हुआ है जो कि आयोग ने डाला हुआ है साथियों। साथियों, हम इससे बाहर से बिल्कुल भी कोई चीज नहीं पढ़ेंगे और इसमें से कोई भी चीज बिल्कुल भी छोड़ेंगे भी नहीं, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे साथियों। चलिए अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं साथियों। आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे साथियों? ये सिलेबस में ना जो स्टार्टिंग से दिया है मैंने स्टार्टिंग से ही उठा लिया है और मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी हिंदी को कंप्लीट कर लें हम लोग, और आप लोग जल्द उतना ही फॉलो करते जाना मुझे। और इतना पढ़ना, और सिलेबस से बाहर की चीजें पढ़ने में कोई औचित्य नहीं है, और इसको करते जाएंगे और इसके क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। चलिए साथियों कंटिन्यू कर लेते हैं अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं साथियों। भाषा साथियों, इसमें पहला टॉपिक क्या है हमारा? भाषा। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है जिसका अर्थ कहना, बोलना या अभिव्यक्त करना है साथियों। भाषा भाष धातु से बनी है साथियों। अब ये धातु क्या है? धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है साथियों। जैसे पढ़ना एक क्रिया है तो पढ़ना क्रिया का मूल रूप क्या? पढ़, पठ धातु से बना है साथियों। वैसे ही आगे मैं ये धातु क्या होती है ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा साथियों। आगे ये ग्रामर इसके व्याकरण में पूरा आएगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये भाषा संस्कृत के भाष धातु से आ रही है, ये इससे आ रही है। इससे भाषा भाष धातु से भाषा बनी है। जैसे पठ धातु से पढ़ना बना है वैसे ही भाष धातु से भाषा बनी है साथियों। और इस भाष का अर्थ क्या है? कहना, बोलना और अभिव्यक्त करना, मतलब अभिव्यक्त करना, अपनी चीजों को व्यक्त करना। और इसके बाद इस प्रकार भाषा लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक रूप से विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। अब इसका मतलब क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान ही साथियों क्या है? भाषा है। भाषा क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है साथियों। अब विचारों का आदान प्रदान करेंगे कैसे हम? मौखिक रूप से और लिखित रूप से या फिर सांकेतिक रूप से साथियों। जैसे मैं मौखिक रूप से अभी आपको बोल के बता रहा हूं, ये भी एक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं आपको बताने के लिए भाषा का उपयोग कर रहा हूं ना, कोई चीज बोल रहा हूं तो एक बीच में माध्यम क्या है? भाषा है। और उससे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है या लिखूंगा आपको लिखित रूप है साथियों उसका। और मैं जो इस टाइप से कर रहा हूं या ये बता रहा हूं तो ये क्या है? ये सब सांकेतिक भाषा है साथियों। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। भाषा के प्रकार पढ़ेंगे साथियों। अब हम भाषा के कुल 3 प्रकार होते हैं साथियों, और मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है और कुल आएंगे तो 3 प्रकार होंगे साथियों। मुख्य रूप से जब 2 प्रकार जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा साथियों। और जो तीसरी कुल में आ जाती है, कुल भाषा कितने प्रकार की, तो उसमें एक सांकेतिक भाषा भी आ जाती है साथियों। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। भाषा के कुल 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक साथियों। मुख्य रूप से भाषा के मौखिक और लिखित ही माने जाते हैं साथियों, और कुल अगर पूछेगा तो सांकेतिक भाषा भी होती है साथियों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर लेंगे साथियों। चलिए अब हम देख लेते हैं हिंदी भाषा का विकास साथियों। हिंदी भाषा का विकास, तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें फोकस करना। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है साथियों। हिंदी एक क्या है? आधुनिक आर्य भाषा है। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है साथियों। प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है साथियों। अब इसका हम देख लेते हैं कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। ये संस्कृत जो है, ये प्राचीन आर्य भाषा हमारी क्या है? संस्कृत है, जिसका कालक्रम है
1500 बीसी से 500 बीसी तक साथियों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक साथियों इसका कालक्रम है। उसके बाद साथियों हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा आ जाती है साथियों। मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 स्टेज होते हैं साथियों, क्या क्या, पाली, प्राकृत और अभ्रंश आती है साथियों। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका कालक्रम क्या है, 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक साथियों, 500 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर क्या 1000 ईस्वी तक साथियों। आशा करता हूं कि बीसी और एडी सभी लोग समझते होंगे साथियों। अगर कोई साथी अगर नहीं समझते होंगे तो मुझे कमेंट जरूर करना साथियों, मैं बता दूंगा। वैसे आशा करता हूं सभी साथियों को पता ही होगा, कोई नए साथी होंगे क्या पता ना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा। उसके बाद साथियों अपभ्रंश के बाद आ जाती है हमारी आधुनिक आर्य भाषा हिंदी साथियों, जो कि 1000 एडी से अब तक चल रही है साथियों, 1000 एडी से अब तक चल रही है साथियों। अब इन्हीं चीजों को हम यहां खोल के डिटेल में देख लेते हैं साथियों, आखिर ये चीजें हैं क्या। ये संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा साथियों, जो कि संस्कृत है हमारी प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, ये इसका कालक्रम क्या है, 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक है साथियों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है साथियों। अब ये 2 भागों में विभाजित है साथियों, एक वैदिक संस्कृत थी और दूसरी लौकिक संस्कृत थी साथियों। इसमें इसका कालक्रम क्या है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक साथियों, और यहाँ 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक साथियों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और यहाँ 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक साथियों। अब यहाँ पर अंतर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर टोटल दे दिया है 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, यहाँ से यहाँ तक का पूरा दिया है। अब इसको भी हमने तोड़ दिया है 2 भागों में। अब ये क्या हो गया है, इसका वैदिक संस्कृत क्या होगी, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है साथियों, 500 साल का वैदिक संस्कृत रही, और उसके बाद 1000 बीसी से 500 बीसी तक 500 साल तक क्या रही, हमारी लौकिक संस्कृत रही साथियों। ये जो इधर को नीचे को बढ़ रहा है ना साथियों, बीसी में नीचे को ही बढ़ता है साथियों। जिन साथियों को ऐसा क्यों हो रहा है अगर पता नहीं होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं जरूर बता दूंगा साथियों, क्योंकि हम एडी की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक 180 नहीं आ जाएगी हम ऐसे ही नीचे को ही जाते रहेंगे, उसके बाद 180 में आ जाएंगे, ईस्वी में आ जाएंगे तो हम उसके बाद ऊपर को बढ़ना शुरू हो जाएंगे साथियों। इसके बाद साथियों मध्यकालीन आर्य भाषा आ जाती है साथियों। मध्यकालीन आर्य भाषा का कालक्रम देख लेते हैं साथियों, क्या है, 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक साथियों, जो कि यहाँ पर मैंने बताया था 500 बीसी से 1000 एडी तक। बेसिकली हम इसको ही यहाँ पर बोला था, अब इसी को यहाँ पर खोल के बता रहा हूँ साथियों। अब ये भी अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा साथियों। जैसे मध्यकालीन आर्य भाषा में पहला चरण क्या आता है, पाली का क्या है, 500 बीसी से लेकर 180 तक। इसके स्रोत क्या थे साथियों, बुद्ध के उपदेश साथियों। बुद्ध के उपदेश क्या थे, त्रिपिटक थे साथियों। त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था। त्रिपिटक क्या क्या थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक थे साथियों। और इसमें पाली के अभिलेखों से भी इसकी जानकारी मिलती है साथियों। और हमारा दूसरा चरण क्या आ जाता है, प्राकृत का आ जाता है साथियों। प्राकृत फिर इसी का 500 साल आगे, तो 180 से लेकर 500 एडी तक चलता है साथियों प्राकृत। उसका स्रोत क्या है, महावीर स्वामी के उपदेश साथियों, जिनको जैन साहित्य बोलेंगे हम। और उसके बाद अगला हमारा चरण क्या आ जाता है साथियों, इसी 500 एडी से अगले 500 साल, और तो 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक साथियों क्या अपभ्रंश माना जाता है साथियों। यहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ हो जाता है साथियों, यहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर स्वयंभू और धर्मपाल जैसे कवियों की रचनाएं हमें मिलती हैं साथियों। स्वयंभू की जैसे पौंचर्यु उग्रो मिलती है, जो कि साथियों राम काव्य है, और जिसका जो क्या जैन संस्करण है साथियों, जैन माध्यम में दिया हुआ है साथियों। यहाँ पर इसके मैं स्रोत लिखना भूल गया हूं, जैसे यहाँ पर हो जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे इसके स्रोत हो जाएंगे वैदिक वाले के वेद हो जाएंगे इसके, और इसके उपनिषद हो जाएंगे, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे साथियों। और लौकिक संस्कृत में क्या हो जाएंगे, रामायण,
रामायण और महाभारत। ये महाभारत हो जाएगा साथियों। ये रामायण ना साथियों, ये रामचरितमानस नहीं है तुलसीदास वाली, ये रामायण है कौन सी, जो वाल्मीकि कृत थी, जो वाल्मीकि द्वारा रची थी, जो पहले क्या हुआ करते थे, रत्नाकर डाकू। तो साथियों ये रामायण वो वाली है, ये संस्कृत में है। और जो रामचरितमानस है ना, तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो वो बेसवाड़ी अवधि में लिखी हुई है साथियों, जबकि ये संस्कृत में लिखी हुई है साथियों। ये इसके क्या है, स्रोत हैं साथियों। इनको मैं लिखना भूल गया था, आप लोग लिख लीजिए, या मतलब देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा ना। इससे आप लोगों का एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो जाएगा साथियों। अब क्या है, अपभ्रंश के 7 मुख्य रूप हमें देखने को मिलते हैं, जो आगे चलकर आधुनिक आर्य भाषाएं, जिससे आगे चलकर आधुनिक आर्य भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां निकलती हैं साथियों, बोलियां निकलती हैं, जो कि हिंदी के विभिन्न स्वरूप के रूप में हमें दिखाई देते हैं साथियों। इसको यहां से इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो अपभ्रंश है ना, ये हमें मुख्य रूप से 7 रूप में दिखाई देता है। इससे ही हमारी आगे को बोलियां और उपभाषाएं और भाषाएं निकल कर आएंगी साथियों, जो कि हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगी साथियों उसमें पढ़ेंगे। मैं एक पूरा इसका एक चार्ट बना दूंगा, किस वाले अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं, कौन सी उपभाषाएं और कितनी बोलियां आई हैं, कितनी बोलियां निकली हैं साथियों, वो पूरा एक चार्ट बना दूंगा। और उसी से एग्जाम में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, अगर इस वाले पोर्शन से अगर पेपर में आएगा तो साथियों उसको मैं अच्छे से एक मैनेज्ड तरीके से ले आऊंगा और उस चीज उसको आप देख लेंगे साथियों। जैसे 5 उपभाषाएं हैं हमारी और बोलियां 17 या 18 मानी जाती है, वैसे 17 है, कहीं कहीं पर 18 भी मान लेते हैं। अंगिका को भी मान लिया जाता है कहीं भी, बिहार वाली, और कहीं पर नहीं माना जाता है। वो मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा साथियों। आशा करता हूं आप लोगों के इतना समझ में आ गया होगा साथियों। और साथियों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, उसी हिसाब से मैं आगे को और अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा साथियों। और कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों। चलिए साथियों इतना ही करना, बाय बाय।